नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल विद्या मंदिर में। बच्चों, आज से कोई ये नहीं बोलेगा कि मैथ मुश्किल है, साइंस भारी है। आज से हम वो पढ़ेंगे जो बोर्ड पूछता है। आज से हम वो पढ़ेंगे जो बोर्ड पूछता है और वो करेंगे जो टॉपर करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू वही चाबी है। पीवाईक्यू वही चाबी है जो बंद किस्मत का ताला खोल देता है। तो अगर सच में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आज से पूरा फोकस लगाओ और चलो कुछ शुरू करते हैं आज का पीवाईक्यू। क्योंकि हर बच्चा टॉपर नहीं होता, हर बच्चा टॉपर नहीं होता, पर हर बच्चा टॉपर बन सकता है। बस आज फैसला करना पड़ेगा, या तो बहाना बनाना है या फिर इतिहास रचना है। इसी के साथ आज हम लोग 2025 का पीवाईक्यू सेट नंबर 1 कोड 822 बेबी, इसमें हम लोग खंड क को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न यह है, पहला प्रश्न आपका है। देखिए, पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। परिमेय संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, उनका हमेशा परिमेय और अपरिमेय का हल एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपरिमेय संख्या। दूसरा प्रश्न है, ये हमारा क्वेश्चन 2 कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का आप गुणनखंड करिए। देखिए, पहले 2 से कटेगा, जिन संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो पहले 2 से कटेगा, 2 से भाग देंगे, 1 नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे 15, 2 सत्ते 14, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर लास्ट में 8 है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 18, 2 नौ 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट अंक में इसमें से कोई नहीं आ रहा है। तो फिर अब हम 3 से देखेंगे। तो 3 का नियम कहता है, यदि अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 और 3 12, 12 3 से कट जाएगा, इसलिए संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 एकने 3, 3 त्रिका 9 और 13 खुद से कटेगी, यानी हो जाएगा। तो देखिए इनके गुणनखंड क्या आ गए, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13। आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, 2 पे 2 3 गुणे, ये बी वाला ऑप्शन देखें, 2 पे 2 3 गुणे 13, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13। हमसे कह रहे क्या, यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 है तो x और y का मान क्या होगा। लिखेंगे 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3। देखिए आपस जुटेगा नहीं, घटेगा नहीं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, इस 3 का गुणा इन दोनों में होगा, इस 7 गुणा इन दोनों में होगा, 3 गुणा होगा 3 में, 3 त्रिका 9x प्लस 3 पचे 15y बराबर 7 गुणा होगा 7 त्रिक 21x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस 7 पचे 35y। इनको पक्षांतर करिए, इस बार ले आइए, 9x, यह प्लस कुछ नहीं प्लस है, इधर आएगा माइनस 21x, ये प्लस 15y, इस y को इस पार ले आइए, माइनस इधर आएगा प्लस 35y बराबर, उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। x वाले को x के साथ हल करें
y वाले को y के साथ हल करें तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देते हैं। अब यहाँ घटाएंगे 21 में से 9 तो बचेगा -12x, जिसमें से बचता है उसके सामने का चिन्ह लिखा जाता है प्लस। यहाँ दोनों प्लस में है, चिन्ह समान है, जोड़ लिया जाएगा 35 अब 15 35 5 40 10 50 50y बराबर 0। अब इसको उस पार लेते जाइए -12x, ये प्लस है उधर जाएगा -50y, इधर भी माइनस इधर माइनस, दोनों माइनस कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12x बराबर 50y। अब हम चर को एक तरफ करें अचर को एक तरफ करें, x y उधर गुणा इधर आएगा बटे हो जाएगा, उधर 50 पहले से है और ये 12 इधर गुणा है इधर जाएगा क्या हो जाएगा बटे हो जाएगा। काट दीजिए इसको, x बटे y बराबर यह कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 25 और 2 से कटेगा 6, यानी बटे मतलब अनुपात होता है, अर्थात x अनुपात y बराबर हो जाएगा 25:6। हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन 25:6, पहला ऑप्शन हो जाएगा 25:6। आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चन को साथ में लगाते चलिएगा, जो क्वेश्चन न लगे बार बार उसको लगाइए, और अगर जिस क्वेश्चन में समझ नहीं आता आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसे और आसान तरीके से बताया जाएगा। समीकरण दे रखा हमें और कह रखा है इस समीकरण का विविधकर क्या होगा। देखिए हम लोग विविधकर पढ़े हैं, विविधकर निकलता कैसे आइए देखिएगा। विविधकर द्विघात समीकरण का निकाला जाता है। द्विघात समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो विविधकर निकालने के लिए हमें मानक दिए गए समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करके हम सबसे पहले abc का मान निकालते हैं। तो देखिए मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और 0, हमें इसका विविधकर निकालना है तो x स्क्वायर इसके सामने 3 इसके सामने a, तो a बराबर 3। अब b का मान देखिए यहाँ x है यहाँ x है यहाँ b है तो b के सामने है क्या -2, तो b बराबर -2। c बराबर यह अचर पद और ये अचर पद 1/3, ये हमें abc का मान मिल गया। तो विविधकर जो होता है वो d बराबर सूत्र होता b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रख दीजिए d बराबर b का मान क्या है -2 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है 1/3 है। अब 2 का स्क्वायर जबकि संख्या के सामने माइनस हो और उसका हमें घात सम संख्या हो दिए गए हो तो वो हमेशा प्लस में आता है, और इसके सामने माइनस हो और यहाँ संख्या भी सम हो तो हमेशा माइनस में आता है। तो देखिए 2 सम है इसलिए 2 का वर्ग कितना 4 और ये प्लस में आएगा क्योंकि सम है। ये 3 से 3 कट जाएगा बचेगा -4, तो कितना आ जाएगा विविधकर 0। PYQ है जो आपका नंबर 90% पार करेगा, क्योंकि सॉल्व करने वाले में सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन PYQ जो है ये गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जो अच्छे से पढ़ा रहेगा वही PYQ को हल कर पाएगा, इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो उसके लिए हम हैं पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान देते चलिए। आइए क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। निम्न सारणी का माध्य होगा, पहला कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल, दूसरा होगा बारंबारता, तीसरा होगा मध्यमान। बारंबारता को FI कहा जाता है, मध्यमान को XI कहा जाता है और यहाँ FI गुणे XI। 4 कॉलम हमें बनाना होगा। पहला 2 से 4, दूसरा
4 से 6, तीसरा 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12। बारंबारता दिया गया है 2, 4, 7, 3, 4। अब देखिए मध्यमान होता क्या है, तो जो वर्ग अंतराल दिया गया है इनकी उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़कर दो से भाग कर देते हैं। यह पहले वाले को निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा। तो 4 2 6, 6 में 2 से भाग करेंगे 3, 6 4 10, 2 से भाग करेंगे 5, 8 6 14, भाग करेंगे 7, फिर 10 8 18, 2 से भाग करेंगे 9, 10 12 22, भाग करेंगे 11। ये इनका मध्यमान निकल गया। अब इसके बाद से एफ आई गुणे एक्स आई, 3 दूना 6, 5 चौके 20, 7 सत्ते 49, 9 त्रिक 27, 11 चौक 44। इसके बाद बारंबारता जोड़ लेंगे, इसको सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। इसके बाद सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई जोड़ेंगे 7 4 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 को 6 2 हासिल, 4 2 6, 6 4 10, 2 12, 2 हासिल, 12 2 14, 146। अब सूत्र समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई का मान है 146 बटे सिग्मा एफ आई का मान है 20। समांतर माध्य बराबर भाग देंगे, 20 से भाग देंगे तो 20 सत्ते 140, बचा कितना 6, दसवां लग जाएगा, 0 बढ़ेगा 7 हो जाएगा, 20 तिया 60। समांतर माध्य कितना आ गया 7.3। नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6, त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी समांतर है, डीई बीसी के समांतर है। इस प्रकार है कि एडी बराबर 1.5 सेमी, बी डीबी बराबर 3 सेमी और एई बराबर 2 सेमी। तो एसी की माप बताइए। हम लोगों ने पढ़ा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, वह भुजा अन्य दो भुजा को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, तो अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। यानी ये इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर यदि रेखा खींच दिया जाए और अन्य दो भुजा को ये अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है यानी इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो हमें यहाँ कहा कि इस त्रिभुज में इस भुजा के ये समांतर है, तो बताइए। और हमसे कह रहा है ये मान पूछ रहा है, तो क्या इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तो हम कर सकते हैं सॉल्व कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। कैसे? थेल्स प्रमेय से देखिए थेल्स प्रमेय आपका इंपॉर्टेंट है, ये प्रूविंग के लिए भी, प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एडी का मान क्या है 1.5, डीबी का मान कितना है 3 बराबर एई का मान कितना है 2, ईसी का मान हमें बताना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो 1.5 गुणे ईसी हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 हो जाएगा। हमें ईसी का मान चाहिए तो हो जाएगा ईसी बराबर उधर 3 गुणे 2 है
और ये गुणा है, इधर आएगा भाग कर देगा 1.5, तो हो जाएगा EC बराबर यह 1.5 दूना 3, तो 2 गुणे और यहाँ बच गया है 2, तो EC बराबर 2 दूना 4, यानी यहाँ पे जो EC का मान होगा वो 4 सेमी के बराबर होगा। नोट करिए आप लोग, मेरे साथ लगाते चलिएगा। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हमसे कहा बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कड़ी में भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग। बिंदु ऐसे मान लेते हैं ए है, एक बिंदु बी है, बिंदु 2, 3, ये बिंदु कितना बी 4, 1, एक को मान लेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये कामा हो जाएगा y2। अब इनके बीच की दूरी निकालना है। हमने माना इनकी बीच की दूरी ये भी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं भुजों के अंतर, देखिए x2 और x1 क्या है, यह दो बिंदु, जब बिंदु होता तो पहला भुज कहलाता, दूसरा कोट कहलाता है। तो इसमें से भुजों में से अंतर किया गया और इसका वर्ग, फिर कोट का अंतर किया गया यानी y इसका वर्ग, यानी हम कह सकते हैं भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोट के अंतर का वर्ग। x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ घटेगा कितना बच जाएगा -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस और यहाँ घात सम है इसलिए क्या होगा 4 4 8। इस 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए इसका जोड़ा बन गया तो ये 2 बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना, एक कड़ी में रह जाएगा इतना मात्र। यानी इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह 2 कड़ी में 2, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। मूल बराबर मतलब मूल बराबर कब होगा, तो विविधकर यदि शून्य होता है तो उस समय मूल क्या होता बराबर होता है। तो लिखेंगे मानक समीकरण से तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a का मान क्या मिल जाएगा 3, b का मान क्या मिल जाएगा -12 और c का मान क्या मिलेगा c बराबर m। तो विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सभी मान को रख देते हैं। तो जब विविधकर मूल बराबर होता है तो विविधकर का मान 0 होता है, तो d का स्थान पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। b का मान कितना -12 है, -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है, c का मान है m। इन्हें सॉल्व करते हैं 0 बराबर 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, यहाँ माइनस है, यहाँ घात सम संख्या आने पर माइनस चिन्ह हट जाता है, माइनस 4 3 12, 12 गुणा m में होगा क्या हो जाएगा 12 m हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इस पार लेते आते हैं, माइनस से तो इधर आएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, 12 m बराबर 144। यहाँ से जब m का मान निकालेंगे तो 144, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, इधर आएगा भाग हो जाएगा यानी बट्टे में आ जाएगा, तो m बराबर 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। कर 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM होगा। हमसे LCM पूछा तो हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यह एक प्रमेय होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किन्हीं दो संख्याएं हैं, यदि उनका एलसीएम निकाला जाए और उनका एचसीएफ निकाला जाए तो जो संख्याओं का गुणनफल होगा और इनके एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल होगा दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहली संख्या देखिए 15 दिया है, गुणे दूसरी संख्या 25 दिया है, बराबर एलसीएम हमसे पूछ रहा है, रहने दीजिए, गुणे एचसीएफ 5 दिया है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। इसको रहने दीजिए, 5 को इस पार ले आइए, तो 5 गुणे 25, इधर गुणा इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, बराबर एलसीएम 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 बचे 75, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कभी भी दो संख्याएं दी गई हो, अब उनका या तो एलसीएम दिया गया हो या एचसीएफ दिया गया हो, या ऐसा हो सकता है कि एलसीएम एचसीएफ दिया गया हो, इनमें से कोई एक संख्या दी गई हो, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, इनमें से कोई 3 मान दिया गया हो, ठीक है, चौथे का मान हम निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। नोट करिए आप लोग। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। कर समांतर श्रेणी 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 के सार्वांतर होगा। सार्वांतर होता क्या है, तो किसी समांतर श्रेणी में जो समान अंतर होता है वही सार्वांतर होता है। कैसे निकालते हैं इसको, हम सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, तो किसी संख्या से उसके पहले वाली संख्या को घटा दिया जाता है, जो प्राप्त होता है वही सार्वांतर होता है। यानी हम कह सकते हैं सार्वांतर डी बराबर, सार्वांतर डी बराबर, इसमें हम बात करें ये पहला पद है दूसरा पद है, तो एक में से 3 को घटा दें, क्या बचेगा, -2, यानी हमारा सार्वांतर क्या हो जाएगा, -2। किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कभी सार्वांतर निकालना होगा तो उसके दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिएगा, जो प्राप्त होगा वही उसका सार्वांतर होगा। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो कैसे बताएंगे माध्यक वर्ग, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बनाना होगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर बनाना होगा बारंबारता, फिर बनाना होगा संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से लिखते हैं। क्या दिया है, 0,5, 5 से लेकर के 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता क्या है, 2, 7, 3, 10, 4। अब हम इनकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता पहले का पहला हो जाता है, अब यहाँ दूसरा इसको जोड़ लेंगे, 7 2 9, अब इसको हम जोड़ लेंगे, इसमें 9 3 12, 12 में अब इसको जोड़ेंगे, 12 10 22, 22 4 26। अब जब हमें संख्या प्राप्त होता टोटल बारंबारता, तो टोटल बारंबारता n में 2 से भाग कर लेते हैं, 26/2 कितना आ जाएगा, 13। अब हम देखेंगे इस संख्या 13 किस वर्ग अंतराल में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा 13 जो है वो हम संचयी बारंबारता में खोजेंगे, तो 13 आपका मिलेगा, देखिए यहाँ तक 12 तक है,
13 आपका इस वाले में मिलेगा, यानी हमारा जो वर्ग माप होगा वो होगा 15 और 20, यानी इसमें सही जवाब जो हो जाएगा वह ऑप्शन डी होगा 15 और 20। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 15 से 20। यानी कभी किस सारणी का माध्यक वर्ग अगर बताना हो तो सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता लिख करके संचयी बारंबारता निकाल लिया जाता है। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, पहला पहला ही रह जाता है। अब इसके दूसरा जो बारंबारता होता है इसमें जोड़ देते हैं, फिर ऐसे इसके नीचे वाला जोड़ देते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। जोड़ने के बाद से जो टोटल यहाँ लास्ट में बचता है यही कुल बारंबारता होता है। इस टोटल में 2 से भाग करते हैं, जो संख्या हमें प्राप्त होती है। अब उस देखते हैं संचयी बारंबारता में किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा है। तो हमारा आया 13। 13 देखिए ये यहाँ 12 तक ही है, 12 से अधिक इसमें आ जाएगा और इस वर्ग अंतराल क्या है 15 और 20। तो हमारा माध्यक जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा 15 से 20। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस a का मान होगा। देखिए जब हमें कोई अनुपात दे रखा हो और हमें अन्य अनुपात की जरूरत पड़े तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो अनुपात दिया है इसकी सहायता से हम अन्य अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। देखिएगा यहाँ दिया tan a को हम यहाँ थीटा मान लेते हैं, b c। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कुछ नहीं है तो यहाँ tan a बराबर 1 है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर देखिए हम इसको थीटा मानते हैं तो हम जानते हैं थीटा के सामने की जो भुजा होती है यह लंब कहलाती है और 90 के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, बची तीसरी भुजा आधार कहलाती है। तो अगर ये इसको थीटा मान लिया गया तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कर्ण निकालेंगे। कर्ण हो जाएगा AC बराबर, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी BC का वर्ग प्लस आधार यानी BA का वर्ग। BC का वर्ग 1 का वर्ग, BA कितना है 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 यानी कड़ी में 2, यानी आपका निकल जाएगा इसका मान CA का मान कड़ी में 2। अब हमसे क्या पूछा गया, देखिए 2 sin A इंटू कॉस A, तो 2 गुणे sin A, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। देखिए जब थीटा A है तो ये लंब होगा, कर्ण क्या होगा 90 के सामने, कड़ी में 2 गुणे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा 1, कर्ण कितना हो जाएगा कड़ी में 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुणे अंश का अंश में गुणा होगा 1 होगा, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 होगा। कोई संख्या कड़ी में 2 का ऐसे स्क्वायर हो तो हम जानते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और कड़ी का मतलब होता है 1/2, इस पर भी घात 2, तो घात पे घात हो तो वो आपस में गुणा होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 पर 1 अर्थात क्या हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा यानी इसका मान 1 आ जाएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है इसके केंद्र हम मान लेते हैं O है, वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु, केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। तो इस बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा क्या होता है, वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करे, तो इसकी लंबाई है 25 सेमी और स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के इसको मिला दीजिए, मान लीजिए बिंदु P है। हमसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यानी R का मान क्या होगा। तो देखिए एक वृत्त में प्रमेय हम पढ़े हैं
कि वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। तो अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगा। 90 के सामने कर्ण, यह लंब, ये आधार, तो हो जाएगा यहाँ पे r बराबर OP, कड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, देखिए हो जाएगा OQ का वर्ग माइनस PQ का वर्ग। OQ का मान कितना है 25 का वर्ग माइनस OQ कितना है 24 का वर्ग। 25 का वर्ग कितना होता है 625, 24 का वर्ग 576, घटाएंगे कितना बचेगा 49, 49 का वर्गमूल 7, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो 7 हो जाएगी। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी हमसे कहा था क्या, एक कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित एक बिंदु है और यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दी गई, तो बताइए त्रिज्या कितना होगा। तो स्पर्श रेखा जो होता है वो त्रिज्या पे लंबवत होता, बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कोई दो भुजा का मान पता हो, तीसरी भुजा निकालना पाइथागोरस प्रमेय से। नोट करिए प्रश्न संख्या 14, कह रहे एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, तो इसका उन्नयन कोण बताइए। यानी हमें थीटा का मान बताना हो। तो अब देखिए हमें थीटा, हमने इसको जब माना तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, एक कर्ण होगा। तो हम देखेंगे ये दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार संबंध किस में आता है tan थीटा। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या होगा AB, आधार क्या हो जाएगा BC। tan थीटा बराबर AB का मान कितना है 20, आधार BC का मान कितना है 20 कड़ी में 3, ये 20 से 20 कट जाएंगे। tan थीटा बराबर क्या बच गया 1 बटे कड़ी में 3। हमें किसका मान चाहिए थीटा का मान। tan को हटाना होगा तो tan के टेबल में देखेंगे 1 बटे कड़ी में 3 किसका मान होता है। तो tan थीटा बराबर, तो tan यह 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में tan 30। tan तुलना किया जाएगा, इसको काटिएगा मत, काटा नहीं जाता है, इसका तुलना होगा tan tan हट जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संख्या 15 देखते हैं, कह रहा क्या 14 सेमी त्रिज्या के r बराबर 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दिया है 14 सेमी का चाप, उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण, कोई एक चाप है, यह इसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहां देखिए हमें r का मान पता है कितना 14 सेमी, थीटा कितना है 30 डिग्री। हम जानते हैं r का मान 14 दे रखा है, थीटा का मान 30 दिया है। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है। थीटा का मान 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, r का मान 14, यहाँ स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 12 बार जाएगा, 7 दूना 14, 22 गुणे 2 गुणे 14, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 22 दूना 44 गुणे 7 बटे 6, 7 दूना 14 को 4, एक हासिल
7 दूना 14, 1 15 बटे 6। ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, तो माप सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें सी, 154/3 वर्ग सेमी। प्रश्न संख्या 16, जोकर टोपी का आकार होता है। जोकर की टोपी किस आकार का होता है? तो हम देखते हैं 3D में शंकु जो बना होता है, उस शंकु के आकार की जोकर, जो बर्थडे केक काटते समय जिस टोपी को हम पहनते हैं, वही जोकर की टोपी कहलाती है। वो किस आकार का होता है? तो शंकु के आकार का होता है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, शंक्वाकार। PYQ ही आपका परसेंटेज को ऊपर ले जाएगा। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें। आज खंड अ किए, कल खंड ख आगे वीडियो आएगा। जिस दिन माँ कहेगी मेरा बेटा पास हो गया, जिस दिन माँ कहेगी मेरा बेटा पास हो गया, जिस दिन पापा मुस्कुराएंगे मेरा सपना पूरा हो गया, वो दिन समझ लेना आपका यह मेहनत सफल हो गया। तो बने रहिए, बस 4 क्वेश्चन और हैं। प्रश्न संख्या 17, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि सरलीकृत रूप है, किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, जो यानी समांतर माध्य निकालने का जो विधि है प्रत्यक्ष विधि, वह प्रत्यक्ष विधि को और आसान बनाने के लिए हम इन कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो जो प्रत्यक्ष विधि है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। यानी हम प्रत्यक्ष विधि से इसको और सरल आसान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। देखिए, पिछले साल हर सेट में प्रश्न देखने को मिल रहा था। यदि कुछ प्रेक्षण का माध्य दिया कितना 15 और माध्यिका बराबर 24, तो बहुलक पूछा जा रहा है। यानी कुछ प्रेक्षण का माध्य 15 है और माध्यिका 24 है, तो हमसे कह रहा बहुलक कितना होगा। तो हम जानते हैं माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये सूत्र याद होना चाहिए। ये माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है। पूछा गया बहुलक क्या होगा, तो हो जाएगा बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका कितना है 24 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 15। सॉल्व कर लीजिए। 24 तिया 72 माइनस 15 दूना 30, घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 42। यानी बहुलक कितना आ जाएगा 42। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कभी भी माध्य माध्यिका बहुलक में से कोई दो दिया हो और किसी एक तीसरे का मान पूछे, तो आप इस सूत्र को याद रखेंगे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। फिर दोनों का मान रखिएगा और तीसरे का मान पक्षांतर करके आप निकालेंगे। आप बने रहिए। देखिए, इसके बाद से हम लोग खंड ब लाएंगे अगली क्लास में। ये खंड अ है, खंड ब जो 50 नंबर का है वो अगली क्लास में आएगा। आप लगातार बने रहिएगा। हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि आपके बोर्ड पेपर तक कम से कम 3 साल 2025, 24, 23 के सभी प्रश्नों को आपको प्रोवाइड कराया जाए। बस आप इसको नियमित ढंग से रेगुलर लगाते रहे, इससे आपको पता चलेगा
कि वास्तव में पेपर का पैटर्न क्या है। यह पीवाईक्यू एक आईना है जो हमें दिखाएगा कि पेपर कैसा बनेगा। इसके अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी एक अच्छी तैयारी बनेगी और आप अच्छे नंबर ला सकेंगे। प्रश्न संख्या 19, जब एक पासे को एक बार फेंका, पासा मतलब लूडो की जो डाइस होती है जिसको हम डाइस कहते हैं, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता क्या क्या हो सकता है, 2, 4, 6। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी 3। कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं क्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल संभावनाएं बनेंगी 6 और सम संख्या आने की संभावनाएं बनेंगी 6। हमसे पूछा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो हो जाएगा सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कितनी बार बन रहा है, 3, कुल कितना है संभावनाएं 6, तो इसको सरल कर लेंगे 1/2, 3 दूना 6, यानी सही जवाब हमारा हो जाएगा 1/2। यानी सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वह 1/2 होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आज का अंतिम प्रश्न है। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई, फेंटी मतलब मिलाया गया, ताश के 52 पत्ते, ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है, उनको अच्छे से मिलाया गया, फेंटा गया, में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर, मतलब बिना देखे निकालने पर पत्ते में रानी होने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए जो 52 पत्ते होते हैं वह 4 प्रकार के होंगे, 13 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, चारों में एक एक रानी होती है। तो कह रहे क्या, रानी होने की प्रायिकता लिखेंगे, तो कुल कितनी रानी होंगी, 52 पत्तों में कुल 4 रानी होंगी, कुल रानी 4, और कुल पत्ते कितने होंगे, कुल पत्ते 52। तो रानी आने की प्रायिकता, रानी आने की प्रायिकता 4/52, तो हो जाएगा 1/13, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आज के 2025 सेट 1 822 कोड बीबी कि यह पीवाईक्यू सॉल्व कराए गए। यदि थोड़ा भी आपके लिए यह क्लास उपयोगी रहा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। यह उन सहपाठियों तक पहुंचाइए जो किसी कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और हम लोग कल इस सेशन का आगे खंड ख को देख रहे होंगे।